जय भीम साथियों। आप सुन रहे हैं जय भीम ऑडियो बुक लाइब्रेरी। और आज हम शुरू कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की क्रांतिकारी पुस्तक रुपए की समस्या, उसका उद्भव और उसका समाधान का चौथा अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वर्ण विनिमय मानक। अध्याय भारत की औपनिवेशिक मुद्रा व्यवस्था पर सीधा प्रहार करता है और बताता है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसे एक झूठी और जनता को भ्रमित करने वाली नीति के माध्यम से भारत की आर्थिक रीढ़ को कमजोर किया। भाग एक, स्वर्ण विनिमय मानक की परिभाषा और कार्यप्रणाली। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड वास्तव में क्या होता है, यह भारत में कैसे लागू किया गया और कैसे यह दिखता तो था सोने जैसा, लेकिन असल में यह मात्र एक राजनीतिक उपकरण था, न कि कोई वास्तविक स्वर्ण नीति। सबसे पहले स्वर्ण मानक और स्वर्ण विनिमय मानक में अंतर। डॉक्टर अंबेडकर समझाते हैं कि स्वर्ण मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड, एक ऐसी मुद्रा प्रणाली जिसमें जनता के पास चलन में सोने के सिक्के होते हैं और सरकार मुद्रा को कभी भी सोने में बदलने की कानूनी गारंटी देती है। स्वर्ण विनिमय मानक, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, एक ऐसी प्रणाली जिसमें सोना सिर्फ कागज पर होता है। जनता को न सोने के सिक्के मिलते हैं, न सोने में भुगतान की कोई सुविधा। सरकार केवल विदेशी लेन देन के लिए कहती है कि वह सोने से जुड़ी है। अंबेडकर इसे सीधा शब्दों में कहते हैं, यह सोने की छाया है, पर उसमें कोई ठोस मूल्य नहीं। भारत में यह प्रणाली कैसे लागू की गई? पृष्ठभूमि: 1993 में भारत सरकार ने चांदी के सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई बंद कर दी। इसके बाद रुपये को एक निश्चित सोने की विनिमय दर से बांध दिया गया, जैसे 1 रुपया 1 शिल्लिंग 4 पैसे। परंतु भारत में कोई सोने का सिक्का चलन में नहीं आया। कोई भी भारतीय नागरिक अपने नोट या रुपये को सोने में नहीं बदल सकता था। सरकार ने कहा, हम पाउंड स्टर्लिंग के माध्यम से सोने से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह जुड़ाव सिर्फ लंदन के बैंक खातों में था, भारत की धरती पर नहीं। इस प्रणाली की कार्यप्रणाली कैसी थी? एक, सरकार ने विदेशी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वे एक निश्चित दर पर रुपये को पाउंड में बदल सकते हैं। 2, भारत सरकार ने काउंसिल बिल्स और रिवर्स ड्राफ्ट्स जैसे तंत्रों के माध्यम से विदेशी लेन देन में सोने के अनुपात को बनाए रखा। 3, लेकिन भारत के भीतर आम जनता, मजदूर, किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिला। उन्हें केवल चांदी के सिक्के और कागजी नोट ही मिलते रहे। आम्बेडकर इस व्यवस्था को सोने का भ्रम, कागज का शासन कहते हैं। अंबेडकर की प्रारंभिक आलोचना: अगर आप मुद्रा को सोने से बांधते हैं लेकिन जनता को सोना नहीं दिखाते, तो यह केवल दिखावे की अर्थव्यवस्था है। वे इस व्यवस्था को एक प्रकार की आर्थिक तानाशाही मानते हैं, जहां जनता को भ्रम में रखकर सरकार एक छद्म स्थिरता प्रस्तुत करती है, जिसका असली उद्देश्य है ब्रिटिश व्यापारियों को फायदा, होम चार्ज की सुरक्षित वसूली और भारत को विदेशी मुद्रा नीति का गुलाम बनाए रखना। इस भाग में हमने देखा कि स्वर्ण विनिमय मानक एक नाम था, पर उसके पीछे न तो स्वर्ण था न मानक, बल्कि सिर्फ एक औपनिवेशिक जाल था, जिसे अंबेडकर तीखी स्पष्टता से तोड़ते हैं। अगला भाग होगा सरकार का नियंत्रण और जनता की बेबसी, जिसमें हम देखेंगे कि इस प्रणाली में कैसे सरकार ने मुद्रा पर पूर्ण नियंत्रण पाया और जनता पूरी तरह असहाय हो गई। भाग 2, सरकार का नियंत्रण और जनता की बेबसी। इस भाग में हम जानेंगे कि स्वर्ण विनिमय मानक प्रणाली ने ब्रिटिश सरकार को कैसे मुद्रा आपूर्ति, विनिमय दर, विदेशी भुगतान और आर्थिक दिशा पर पूर्ण नियंत्रण दे दिया और जनता को इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। मुद्रा का एकाधिकार, सरकार की पकड़ मजबूत होती गई। जब ब्रिटिश सरकार ने रुपये को सोने से कागजी रूप से बांध दिया, तो अब उसके पास मुद्रा से जुड़ा हर निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। कितने रुपए बाजार में आएंगे, किस विनिमय दर पर रुपया पाउंड में बदला जाएगा, रुपये की कीमत स्थिर रखनी है या नहीं, और किस सेक्टर में मुद्रा का प्रवाह बढ़ाना है या घटाना है, इन सब पर सिर्फ सरकार का निर्णय चलता था। जनता की भूमिका कुछ भी नहीं। जनता सोने में भुगतान नहीं ले सकती, सरकार से मुद्रा के मूल्य की गारंटी नहीं मांग सकती, न कोई कानूनी दावा,
न कोई विरोध का माध्यम। यह पूरी मुद्रा प्रणाली अब गोपनीय आदेशों पर चलने लगी थी, जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं था। मुद्रा की मात्रा अब बाजार नहीं, प्रशासन तय करता था। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि पहले मुद्रा की आपूर्ति इस बात पर निर्भर करती थी कि लोग कितना चांदी सरकार को सिक्के ढलवाने के लिए देते हैं। लेकिन अब लोगों की जरूरतें नहीं, सरकार की योजनाएं तय करती थीं कि मुद्रा कब, कितनी और कहां पहुंचेगी। इससे मुद्रा एक वस्तु से बदलकर सरकारी आदेश बन गई। एक उदाहरण, मान लीजिए बाजार में व्यापार बढ़ रहा है और मुद्रा की मांग भी। एक स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली में मुद्रा की मात्रा बढ़ती, व्यापार सुचारू चलता। पर स्वर्ण विनिमय मानक में सरकार ने कहा कि विनिमय दर स्थिर रखनी है, तो वह रुपये की संख्या नहीं बढ़ने देती, जिससे बाजार में नकदी संकट आ जाता है। इसका नतीजा, ब्याज दरें बढ़ती हैं, व्यापारी नुकसान झेलते हैं और जनता को महंगाई व आर्थिक सुस्ती का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर का तीखा प्रश्न, क्या ऐसी मुद्रा प्रणाली को न्याय संगत कहा जा सकता है, जहां सरकार स्वयं शासक, बैंक, मुद्रा निर्माता और नियंता बन बैठी हो और जनता एक मूक दर्शक? वे इसे एक प्रकार की राजकीय मुद्रा तानाशाही कहते हैं। जनता की बेबसी, एक विनिमय दर पर कोई प्रभाव नहीं, वह दिन प्रतिदिन बदलती थी, लेकिन उसे नियंत्रित करने का कोई लोकतांत्रिक साधन नहीं था। डू महंगाई की मार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि सरकार उसे वैश्विक कीमतों का नाम देकर टाल देती थी। 3. मजदूरी स्थिर पर वस्तुएं महंगी, यानी श्रमिक वर्ग लगातार घाटे में। 4. न्याय की कोई संस्था नहीं, जनता सरकार के किसी मुद्रा निर्णय के खिलाफ कानूनी शिकायत तक नहीं कर सकती थी। निष्कर्ष, मुद्रा अब सरकार की मुट्ठी में थी और जनता की जेब खाली। डॉक्टर अंबेडकर इस भाग में यह बहुत ही स्पष्ट कर देते हैं कि स्वर्ण विनिमय मानक ने न केवल भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था से अलग कर दिया, बल्कि जनता को उसकी ही मुद्रा व्यवस्था में पराया बना दिया। जिस राष्ट्र की मुद्रा उसकी जनता के हाथ में न होकर सिर्फ प्रशासन के अधीन हो, वह राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं, गुलाम होता है। अगला भाग होगा मुद्रा की कृत्रिम स्थिरता और असली अस्थिरता, जिसमें हम देखेंगे कि यह नकली स्थिरता केवल सरकार की सुविधा थी, जनता के लिए यह एक भयंकर अस्थिरता का जाल बन गई। भाग 3, मुद्रा की कृत्रिम स्थिरता और असली अस्थिरता। इस भाग में डॉक्टर अंबेडकर यह दिखाते हैं कि स्वर्ण विनिमय मानक में स्थिर विनिमय दर का दावा तो किया गया, लेकिन बाजार में महंगाई, मजदूरी, व्यापार और जीवन स्तर, सभी क्षेत्रों में गहरी अस्थिरता फैल चुकी थी। यह स्थिरता का एक नकली मुखौटा था। सरकार का दावा, हमने रुपया स्थिर कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने बड़े गर्व से यह घोषणा की। अब रुपया पाउंड से जुड़ा हुआ है और इसकी विनिमय दर स्थिर है, रुपये एक बराबर, एक शिलिंग 4 पैसे। इससे ऐसा प्रतीत होता था कि भारत की मुद्रा अब स्थिर है, लेकिन यह स्थिरता सिर्फ विनिमय दर की थी, जनता के जीवन में नहीं। डॉशे अंबेडकर का विरोध, यह स्थिरता नहीं, मृत मुद्रा है। वे कहते हैं, एक ऐसी मुद्रा जो न बढ़ सकती है, न घट सकती है, न परिस्थितियों के अनुसार ढल सकती है। वह मुद्रा नहीं, वह बर्फ की ईंट है। जब मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रण में हो, पर महंगाई, व्यापार और मजदूरी स्वतंत्र रूप से चलें, तो ऐसा लगता है कि मुद्रा स्थिर है, पर असल में वह जीवन की गति के खिलाफ खड़ी है। आर्थिक क्षेत्र में असली अस्थिरता कैसे फैली? पहला, मूल्य स्तरों में अनियंत्रित उतार चढ़ाव। चूंकि सरकार मुद्रा की मात्रा नियंत्रित करती थी, पर वस्तुओं की मांग और आपूर्ति बाजार से चलती थी, तो कीमतें कभी गिरती, कभी अचानक चढ़ जाती। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही असमंजस में रहते थे। 2, मजदूरी स्थिर, जीवन यापन महंगा। मजदूरी 10 रुपए प्रति माह ही रही, लेकिन आटा, तेल, नमक, किराया सब बढ़ते चले गए, यानी स्थिर रुपया, लेकिन जीवन स्तर में गिरावट। 3, निर्यात आयात का असंतुलन। रुपए की स्थिरता का मतलब था कि भारत को वैश्विक बाजार में कीमतें घटाकर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। घरेलू उत्पादक घाटे में चले गए। स्थिरता की असली कीमत, आम जनता की कमर टूटना। अंबेडकर लिखते हैं, मुद्रा स्थिर नहीं होती जब वह जीवन को अस्थिर बना देती है।
स्वर्ण विनिमय मानक ने रुपया तो स्थिर किया, लेकिन इस स्थिरता के लिए जो कीमत चुकाई गई वह थी व्यापारी वर्ग की योजना की क्षमता, श्रमिकों की क्रय शक्ति और समाज की आर्थिक गतिशीलता। यह कैसी स्थिरता? यह वैसी ही स्थिरता थी जैसे किसी बीमार व्यक्ति को बर्फ में लपेटकर बोलना कि अब यह हिल नहीं रहा, देखो कितना शांत है। या किसी नदी का प्रवाह रोक देना और कहना कि अब पानी व्यवस्थित है। पर ऐसा करना प्राकृतिक प्रवाह को तोड़ना होता है, और यही इस प्रणाली में हुआ। निष्कर्ष डॉक्टर अंबेडकर का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। मुद्रा में स्थिरता वह नहीं होती जो सरकार कहे, वह होती है जो जनता महसूस करे। और जब जनता की थाली में रोटी कम हो, बच्चों की फीस न भरी जा सके और किसान को अपनी फसल का मूल्य न मिले, तो वह मुद्रा, चाहे जितनी भी स्थिर कही जाए, असल में सबसे ज्यादा अस्थिर होती है। अगला भाग होगा भारत की जनता के साथ अन्याय, जिसमें हम देखेंगे कि यह प्रणाली केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि गहरे सामाजिक अन्याय की जड़ थी। भाग 4, भारत की जनता के साथ अन्याय। इस भाग में डॉक्टर अंबेडकर यह सिद्ध करते हैं कि स्वर्ण विनिमय मानक जैसी प्रणाली सिर्फ तकनीकी असफलता नहीं, बल्कि एक ऐसी संरचना थी जिसमें जनता को जानबूझकर आर्थिक नियंत्रण से बाहर रखा गया और मुद्रा नीति को औपनिवेशिक हितों के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अंबेडकर की पहली बात, यह नीति जन विरोधी थी। वे साफ कहते हैं, यह कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं थी, यह सत्ता की चालाकी थी जिसे आम जनता पर थोपा गया। इस प्रणाली में सरकार ने मुद्रा जारी की, विनिमय दर तय की, मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण किया और जनता से कोई राय नहीं ली, न ही कोई पारदर्शिता अपनाई। जनता को बस आदेश मिला, बुलाखो जो है, जैसा है वैसा ही लो और चुप रहो। मजदूर, किसान और निम्न वर्ग, सबसे ज्यादा पीड़ित मजदूर वर्ग, उनकी मजदूरी स्थिर थी 10, 12, 15 रुपए प्रति माह। लेकिन रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे चावल, तेल, नमक, लकड़ी महंगी होती रहीं, यानी उन्हें कम मूल्य में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और उनका वास्तविक जीवन स्तर गिरता गया। किसान वर्ग, खाद, बीज, औजार सब महंगे हुए। उनकी फसल के दाम नहीं बढ़े क्योंकि बाजार में रुपए का मूल्य घट गया। कर्ज में डूबा किसान या तो खेत बेचता या खुद को बेचने की कगार पर आता। निम्न वर्गीय जनता, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई वेतन आयोग नहीं और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो महंगाई के साथ उनके जीवन को संतुलित रख सके। मुद्रा में छिपा हुआ अन्याय। डॉक्टर अंबेडकर यह विशेष रूप से कहते हैं कि मुद्रा नीति केवल आर्थिक औजार नहीं होती, वह सामाजिक न्याय का सीधा साधन होती है। यदि मुद्रा महंगाई बढ़ाती है, मजदूरी नहीं बढ़ाती, जनता को किसी निर्णय में शामिल नहीं करती, तो वह एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है जो अमीर को और अमीर और गरीब को और गुलाम बनाती है। वे इसे न्याय के नाम पर किया गया धोखा कहते हैं। ब्रिटिश नीति की असली मंशा यह नीति क्यों बनाई गई थी? ताकि ब्रिटेन को सस्ते में भारत से मूल्यवान माल मिल सके। भारत सरकार ब्रिटेन को होम चार्ज, ब्याज और कर्ज चुकाता रहे और कोई भी आर्थिक संकट भारत की जनता पर थोप दिया जाए। यानी ब्रिटिश सरकार ने जनता के संसाधनों को अपनी मुद्रा नीतियों से दोहन का साधन बना लिया था। एक गहरी टिप्पणी, एक ऐसी सरकार जो जनता से कर वसूलने के लिए तो तत्पर हो, लेकिन मुद्रा मूल्य निर्धारण में उसे न सुने, वह लोकतंत्र नहीं, शोषण का उपकरण है। निष्कर्ष अंबेडकर स्पष्ट रूप से इस भाग में कहते हैं कि एक्सक्यूज वकबिक स्वर्ण विनिमय मानक वह जंजीर थी जिससे भारत की आर्थिक आत्मा को बांध दिया गया था, और उस जंजीर की कुंजी कभी जनता के हाथ में नहीं रही। अगला भाग होगा साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति का माध्यम, जिसमें हम देखेंगे कि यह पूरी मुद्रा प्रणाली असल में ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक हितों की सेवा के लिए ही रची गई थी। भाग 5, साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति का माध्यम संक्षेप। इस भाग में डॉक्टर अंबेडकर यह दिखाते हैं कि स्वर्ण विनिमय मानक प्रणाली का निर्माण आर्थिक विज्ञान से नहीं, बल्कि साम्राज्यवादी राजनीति से प्रेरित था। इसका उद्देश्य भारत की मुद्रा को ब्रिटेन के आर्थिक लाभ के लिए साधन बनाना था।
और भारत को वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में एक गुलाम देश की तरह बनाए रखना था। मुद्रा नीति अर्थ साम्राज्य का औजार। वन बेडकर स्पष्ट करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के लिए स्वर्ण विनिमय मानक कोई आर्थिक समाधान नहीं था। यह एक रणनीतिक चाल थी जिससे उन्हें तीन सीधे लाभ मिलते थे। एक, होम चार्जेस की निर्बाध वसूली। दो, भारत के निर्यात से लाभ लेकिन पाउंड में भुगतान। तीन, मुद्रा नीति पर पूर्ण नियंत्रण बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के। एक, होम चार्ज की स्थिरता डैश भारत की अस्थिरता। होम चार्ज वह राशि थी जो भारत सरकार को ब्रिटेन को हर साल देनी होती थी, जैसे ब्रिटिश अफसरों के पेंशन, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक लागतें, युद्ध खर्च। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं, रुपये की स्थिर विनिमय दर सुनिश्चित करती थी कि ब्रिटेन को हमेशा तय मात्रा में सोना मिले, चाहे भारत की आर्थिक हालत कैसी भी हो। यानी भारत की कमर टूटे पर लंदन की तिजोरी कभी खाली ना हो। डू भारत के निर्यात लो मगर सस्ते में लो। भारत ने कपड़ा, अनाज, मसाले, कच्चा माल बड़ी मात्रा में निर्यात किया, लेकिन ब्रिटिश मुद्रा नीति ने ऐसा किया कि इन निर्यातों की असली कमाई भारत में नहीं आई, बल्कि उसका मुनाफा ब्रिटेन की मुद्रा में चला गया। और जब भारत को विदेशी सामान खरीदने की जरूरत पड़ी, तो वह महंगे दामों में पाउंड में भुगतान करके आयात करता था। यह व्यापार नहीं, लूट थी। 3, मुद्रा नियंत्रण, राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन। यदि भारत की मुद्रा प्रणाली स्वतंत्र होती तो भारतीय व्यापारी अपनी नीतियां बना सकते, सरकार पर दबाव डाल सकते, संसद में विमर्श होता। लेकिन स्वर्ण विनिमय मानक ने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा। सरकार ने सब निर्णय लंदन में ली और भारत को सिर्फ आदेश सुनाया गया। मुद्रा का हर कानून भारत में लागू हुआ, पर बनाया गया ब्रिटेन में। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे तीखी टिप्पणी, स्वर्ण विनिमय मानक भारत की अर्थव्यवस्था में लंदन की कुर्सी पर बैठा हुआ वह अदृश्य व्यापारी था जो माल भी तय करता था, कीमत भी और लाभ भी अपने पास रखता था। एक ऐतिहासिक सच्चाई, जब दूसरे देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ने स्वर्ण मानक अपनाया तो उन्होंने स्वतंत्र केंद्रीय बैंक बनाए, विनिमय दर पर जनता का अधिकार सुनिश्चित किया और मुद्रा को राष्ट्रहित से जोड़ा। भारत को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि भारत एक उपनिवेश था और उसकी मुद्रा नीति का उद्देश्य था साम्राज्य की पूर्ति, न कि राष्ट्र का निर्माण। निष्कर्ष, डॉक्टर अंबेडकर इस भाग में यह बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भारत की मुद्रा नीति में आर्थिक न्याय की कोई जगह नहीं थी। वह पूरी तरह राजनीतिक अधिपत्य और साम्राज्यवादी योजनाओं के अधीन थी। अगला भाग होगा निष्कर्ष, स्वर्ण विनिमय मानक की अस्वीकृति, जो इस अध्याय का अंतिम भाग होगा। भाग 6, निष्कर्ष, स्वर्ण विनिमय मानक की अस्वीकृति संक्षेप। इस भाग में अंबेडकर तर्क करते हैं कि स्वर्ण विनिमय मानक प्रणाली का भारत के लिए कोई नैतिक, आर्थिक या व्यावहारिक औचित्य नहीं। यह स्थिरता नहीं, ठहराव है, और ठहराव का अर्थ है पिछड़ जाना। 3, यह प्रणाली राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी मुद्रा स्वयं निर्धारित नहीं होती, वह राजनीतिक रूप से भले स्वतंत्र दिखे पर आर्थिक रूप से पराधीन होता है। स्वर्ण विनिमय मानक भारत को औपनिवेशिक आर्थिक अनुग्रह का पात्र बनाता है, न कि एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वाभिमानी नागरिक। वैकल्पिक दिशा क्या है? डॉक्टर अंबेडकर इस अध्याय में कहते हैं कि भारत को चाहिए एक स्वतंत्र और उत्तरदायी मुद्रा प्रणाली जो भारत की आंतरिक आवश्यकताओं के अनुसार संचालित हो, जो जनता के जीवन को स्थिर और न्यायपूर्ण बनाए। वे कहते हैं, मुद्रा नीति को राष्ट्र की आत्मा से जुड़ना चाहिए और जनता की जरूरत से चलना चाहिए, न कि साम्राज्य की सुविधा से। अंतिम चेतावनी, यदि भारत इसी मुद्रा प्रणाली को बनाए रखता है तो वह विदेशी नियंत्रण में जीने की आदत को स्थायी बना देगा। यानी यह केवल मुद्रा का मामला नहीं, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय का प्रश्न है। निष्कर्ष इस अध्याय के अंत में अंबेडकर बिना किसी झिझक के कहते हैं, स्वर्ण विनिमय मानक को पूरी तरह अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह प्रणाली भारत के लिए अनुपयुक्त, अन्यायपूर्ण और आर्थिक गुलामी का उपकरण है।
भारत को अपनी स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनानी चाहिए, जनता के हित में, राष्ट्र की गरिमा के लिए। इस तरह समाप्त होता है। अध्याय 4, स्वर्ण विनिमय मानक। यह अध्याय भारतीय आर्थिक सोच को आत्मनिर्भर दिशा देने वाला स्तंभ है। जय भीम साथियों। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर का ज्ञान हर घर तक पहुंचे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जो सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा में विश्वास रखता है। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, यह है ज्ञान का आंदोलन। जय भीम। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज